नमस्कार, द वायर में आपका स्वागत है। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। लोकसभा चुनाव के लिए अब कुछ ही हफ्ते का वक्त बाकी है। ऐसे में जो सुप्रीम कोर्ट से फैसला आया है, खासकर इलेक्टोरल बॉन्ड्स को लेकर, उस पर चर्चा तो बहुत हो रही है, लेकिन इसके साथ साथ एक वाक्य में ही दूसरी बात भी कह दी जाती है कि हाँ, इस तरह से जो खर्चा है, जिस तरह से इलीगल तरीके से रिश्वत ली जा रही थी या लीगल रिश्वत ली जा रही थी, उससे भाजपा को नुकसान तो होगा, लेकिन दूसरी तरफ जो हिंदुत्व का घोड़ा है उस पर सवार होकर अब की बार 400 पार जो नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि पूरा देश तैयार हो रहा है नरेंद्र मोदी 3.0 के लिए। लेकिन जब हिंदुत्व की राजनीति की बात होती है तो उसके साथ साथ ये भी कहना जरूरी है कि इस राजनीति का पहला शिकार भारत के मुसलमान हैं, यानी एंटी मुस्लिम पॉलिटिक्स, मुसलमानों के विरोध में जो राजनीति है उसी से हिंदुत्व का ये पूरा जो दानव है वो पनपता है। अब यहां सवाल ये पैदा हो रहा है कि अब जो चुनाव होने वाले हैं उसमें क्या भूमिका रहेगी मुस्लिम वोटर की, और अगर नरेंद्र मोदी फिर से चुन के आते हैं और जिस तरह से भाजपा और आरएसएस इनकी जो ताकत है, जिस तरह से इनको बल मिल रहा है, ऐसे में भविष्य क्या है भारत के मुसलमानों का। मेरे साथ बातचीत करने के लिए बेहद खास मेहमान मौजूद हैं इस वक्त। SQR इलियास साहब, जो कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के स्पोक्स पर्सन हैं और एग्जीक्यूटिव मेंबर भी हैं। इसके अलावा वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया से भी जुड़े हुए हैं। लेकिन इनकी कई पहचानों में से एक पहचान ये भी है कि ये उमर खालिद के पिता हैं। मैं इनको तब से जानती हूँ, लगभग 2 दशकों से भी ज़्यादा से, जब इनको एक मुस्लिम सोशल एक्टिविस्ट की तरह हम देखा करते थे और मुस्लिम मुद्दों पे अक्सर मैं उनसे बातचीत किया करती थी। लेकिन उसके बाद उमर खालिद शायद इनकी एक अकेली पहचान बन गए कि उमर खालिद के पिता SQR इलियास। आज जिन मुद्दों पे मैं चर्चा करूंगी, शुरुआत करूंगी, उनमें उमर खालिद का एक बड़ा मुद्दा है। वो मुद्दा यह है कि उमर खालिद एक ऐसा बहादुर और ऐसा नौजवान जो 2020 से, सितंबर 2020 से जो शख्स जेल में है, 3 साल से भी ज़्यादा का वक्त उनको गुजर चुका है। आपको मालूम है जो UAPA के तहत जो दिल्ली दंगों से जुड़ा हुआ केस था, तब उमर खालिद को गिरफ्तार किया गया था। लगातार जब भी उमर खालिद का केस अदालत में सुनवाई के लिए आता है, यानी अदालत में उनकी जो ज़मानत की अर्जी है सुनवाई के लिए आती है, पूरे देश की निगाहें टिकी रहती हैं, लेकिन फिर भी उनको अभी तक बेल नहीं मिल पाई है। अभी ताज़ा खबर ये है कुछ ही घंटों पहले की, कुछ 2 दिन पहले की, वो ये कि उमर खालिद के जो पिता हैं, उनके जो वकील हैं, उन्होंने उनकी याचिका को सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से विड्रॉ करके लोअर कोर्ट में उन्होंने दाखिल कर दिया है। सबसे पहला सवाल मेरा आपका उसी से जुड़ा हुआ होगा, फिर मैं बाकी मुस्लिम मुद्दों पे आऊंगी कि उमर खालिद, ये इसको लेकर बहुत सारी टिप्पणियां सोशल मीडिया पे हो रही हैं। एक टिप्पणी मैंने ये भी पढ़ी कि ये भारत के सबसे ऊंची अदालत में अब तक का सबसे नीचा विश्वास था कि उमर खालिद ने 3 साल से भी ज़्यादा कोशिश करने के बाद अब अपनी याचिका को निकाल लिया है। क्या वाकई ये वजह थी कि आपका ट्रस्ट नहीं था? नहीं, ट्रस्ट की बात के अलावा असल महसूस ये हो रहा था कि मई 2023 से केस शुरू हुआ था सुप्रीम कोर्ट में। 14 बार एडजर्नमेंट हुआ है और हर बार कोई ना कोई वजह होती थी। लेकिन ऐसा महसूस हो रहा था कि हर बार जो है हम ये महसूस करते थे कि अदालत के अंदर बेंच चेंज हो जाया करती थी। लेकिन पिछली 4-6-7 बार से जो है लगातार एक ही बेंच आ रही है, लेकिन वो हमेशा मामला टलता जा रहा था। इस दरमियान हमने महसूस किया, हमारे वकील के साथ बात हुई, उन्होंने महसूस किया कि भाई अब निचली अदालतों के एटमॉस्फेयर में कुछ तब्दीली हो रही है, बजाय सुप्रीम कोर्ट के हम फिर से एक बार सफ़र अपना नीचे से शुरू करते हैं। तो अदालत में वकील ने भी ये बात कही कि हमने कुछ चेंज सिनेरियो के अंदर हम फिर से एक बार नीचे सफ़र शुरू करना चाहते हैं। हमारा अंदाज़ा ये है कि देखिए, असल में इस केस में अगर आप गौर से पढ़ेंगे तो ये पूरा फैब्रिकेटेड केस है। कोई सब्सटेंशियल प्रूफ नहीं है उमर के ख़िलाफ़। जो इल्ज़ाम है कि यहाँ दिल्ली दंगे हुए थे, उमर उसका मास्टरमाइंड था। उमर उन तारीख़ों में दिल्ली में था ही नहीं, वो बिहार के दौरा कर रहा था CAA की मूवमेंट के अंदर। फिर ये कि उस पर जो इल्ज़ाम आयद किया गया था, वो एक तकरीर थी जो वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया के एक प्रोग्राम में दी गई थी अमरावती महाराष्ट्र में। उस तकरीर का एक जुमला कोट किया था कि अगर ट्रंप आएंगे तो हम ये करेंगे। तो हमने ये बात पूछी अदालत में कि आपको ये जुमला कहाँ से मिला? तो उन्होंने ये कहा कि हमने रिपब्लिक टीवी से लिया। जब रिपब्लिक टीवी से पूछा गया भाई आपने ये जुमला कहाँ से उठाया, वो पूरी तकरीर आपने कवर की क्या? 20 मिनट की तकरीर थी। उन्होंने कहा नहीं, हमने अमित मालविया के ट्वीट से लिया। तो आप अंदाज़ लगाइए कि जिसको आप बुनियाद बना रहे हैं इसकी कि भाई उसने कहा था कि जब ट्रंप आएंगे तो हम उनके सामने ये बताएंगे कि हिंदुस्तान का लोकतंत्र कैसे बदल रहा है, ये है वो है। आप उसमें अच्छा, वो पूरी तकरीर को हमारे वकील ने कोर्ट में सुना दिया। आप ये बताइए 20 मिनट की तकरीर में कौन सी चीज़ ऑब्जेक्शनेबल है और कौन सी चीज़ कनेक्ट करती है दिल्ली दंगों से? लेकिन अदालत ने कोई जवाब नहीं दिया।
आप जानते हैं कि उमर की बेल की एप्लीकेशन, उमर जो पहली चार्जशीट आई थी 17,000 पेज की चार्जशीट थी, उसमें उमर का नाम नहीं था। 2002 के में दंगे फरवरी में हुए थे और उसके बाद ही इमीडिएटली कुछ लोगों को गिरफ्तार किया गया था, लेकिन उमर को गिरफ्तार किया गया सितंबर 2020 में। और फिर सप्लीमेंट्री चार्जशीट में उमर का नाम है और उसको मास्टरमाइंड आप बता रहे हैं। और फिर दूसरी बात ये कि इसमें सूरत हाल ये है कि अब तक कई चार्जशीट आ चुकी है और अभी भी अदालत में चार्जेस फ्रेम नहीं हुए हैं और हर बार सरकारी वकील ये कहता है कि नहीं, ये केस अभी शुरू है और भी चार्जेस आ सकते हैं, मतलब आप चार्जशीट हम और दाखिल कर सकते हैं। इस दरमियान में हमने मूव किया अदालत में, उसमें बेल के लिए 1.5 साल तक बहस हुई है। यूएपीए के केस के अंदर आपको साबित करना पड़ता है कि आप मुजरिम नहीं हैं, पुलिस को साबित नहीं करना पड़ता है। 1.5 साल तक बहस हुई, 1.5 साल के बाद एक जुमले का जवाब आया, प्राइमा फेसा केस है इसलिए बेल नहीं मिल सकती। उसके बाद हमने हाई कोर्ट में मूव किया। हाई कोर्ट में बेंच वही थी जिस बेंच ने इसी एफआईआर के तहत में 3 लोगों को पहले बेल दे दिया था, देवांग नाग कालिता को और आसिफ तन्हा को, और 3 लोगों को बेल मिल चुकी थी। हमारा अंदाजा था कि शायद उमर को बेल मिल जाएगी। 6 महीने बहस चली। 6 महीने के बाद 4 महीने के लिए केस फैसला रिजर्व हो गया। 9 महीने के बाद जब फैसला आया तो उसमें भी वही जवाब था कि प्राइमा फेसा केस है इसलिए बेल नहीं मिल सकती। जाहिर है कि इतना लंबा वक्त सिर्फ बेल के ऊपर बहस होते हुए गुजरा है। उसके बाद फिर हम सुप्रीम कोर्ट आए। सुप्रीम कोर्ट में आप सोच सकते हैं कि मई 2023 से लेकर फरवरी 2024 तक के 14 बार एडजर्नमेंट हो चुका है। तो हमने महसूस किया कि भाई अब यहाँ वक्त लगाने के मुकाबले में हम फिर से एक बार नीचे से ट्राई करते हैं। एक तरह से उमर खालिद को देखा जाए तो जो भारत के नौजवानों का जो हाल हुआ, जिसने भी इस सरकार को चुनौती देने की कोशिश की, उसके एक ऐसे प्रतीक के तौर पर वो उभर रहे थे। जो लोकतंत्र में जो संभावनाएं होती हैं कि एक युवा इस तरह से एक बड़ी पॉलिटिकल पार्टी, उसके बड़े नेता को चैलेंज कर सकता है अपने राजनीतिक अधिकारों के लिए, अपने नागरिकता के अधिकारों के लिए। जो एनटीसीए एनआरसी प्रोटेस्ट का एक तरह से कोई चेहरा नहीं था सिवाय उमर खालिद के। आपको ऐसा लगता है कि उनको एक नाइंसाफ़ी का सिंबल बनाकर पेश किया जा रहा है? देखिए, मेरे ख्याल से ये हुकूमत के लिए, ये सीए का जो कानून हुकूमत लाई थी, वो ये सोच कर लाई थी कि भाई इसकी कोई अपोजिशन नहीं होगी, और कहा यह गया था कि ये कानून मुसलमानों के खिलाफ नहीं है। जाहिर है कि अगर आप अपरेंट देखेंगे तो मुसलमानों के खिलाफ नहीं है। उसमें ये कहा गया कि भाई पाकिस्तान से, बांग्लादेश से, श्रीलंका से कोई आता है, अगर वो सिख है, ईसाई है, हिंदू है, जैन है, पारसी है, तो उसको नागरिकता दी जाएगी। उसमें मुसलमानों का जिक्र नहीं किया गया। लेकिन जब हम इसको सीए को एनआरसी से मिला के देखते हैं तो अंदाज़ा हो जाता है कि जो लोग एनआरसी के अंदर जो दूसरे लोग आ जाएंगे तो उनको चोर दरवाजे से वापस लाने का ही रास्ता था। अदरवाइज शहरियत देने के लिए हमारे यहाँ कानून पहले से मौजूद है, सीए की कोई ज़रूरत नहीं थी। तो जब ये मूवमेंट खड़ी हुई, एंटी सीए मूवमेंट, तो उसमें पहला क्वेश्चन ये था कि पार्लियामेंट कोई ऐसा कानून नहीं बना सकती जो डिस्क्रिमिनेटरी हो। जब आप एक समुदाय को उसमें से निकाल देते हैं तो ये कानून डिस्क्रिमिनेटरी बन जाता है। इवन पाकिस्तान से मुसलमान आ सकते हैं, अफगानिस्तान से मुसलमान आ सकते हैं, पीड़ित मुसलमान आ सकते हैं। और फिर हमारे बिल्कुल करीब में जो है म्यांमार है, म्यांमार में से तो इतने सारे मुसलमानों को निकाला गया है। बांग्लादेश में लिए हुए पनाह यहाँ भी कई लोग आ चुके हैं। फिर तामिलियंस भी वहाँ से हटाए गए थे। तो हमने ये बात कही थी, यानी सीए मूवमेंट जो खड़ी हुई थी उसमें ये बात कही गई थी कि एक डिस्क्रिमिनेटरी कानून लाया गया है। बेसिकली ये कानून मुसलमानों को टारगेट करता है, गो के इसमें मुसलमानों का नाम नहीं है। तो ये जो मूवमेंट खड़ी हुई थी, मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तानी तारीख की बहुत ही शानदार मूवमेंट थी कि इतने यानी कुछ लड़कों ने शुरू की, उसके बाद फिर लेडीज़ आ गई, महिलाएं आ गई, शाहीन बाग खड़े हुए। तकरीबन पूरे हिंदुस्तान में 287 मकामात पर शाहीन बाग थे और उमर इसमें मेन फिगर बन गए थे। हर जगह उनको बुलाया जा रहा था, हर जगह वो इस पे बात कर रहे थे। कैसे बने ऐसे? नहीं, असल में देखिए, उमर की खूबी यह है कि उसने कभी भी कोई अनकॉन्स्टिट्यूशनल बात नहीं कही है। कॉन्स्टिट्यूशन के फ्रेमवर्क में ही बात करता रहा है वो हमेशा से। आप उमर की उससे पहले की लाइफ देखिए कि जब वो जेएनयू में पढ़ता था तो उसको पहली बार उसको जो लोकप्रियता मिली थी या उसको जो वो मिली थी, पॉपुलैरिटी मिली थी, वो एक प्रोग्राम से मिली थी। वो प्रोग्राम बहुत छोटा सा प्रोग्राम था। वो प्रोग्राम था एक कंट्री विदाउट पोस्ट ऑफिस, जिसमें कश्मीरियों की जो हालत है उसको दर्शाया गया था कि कश्मीरी किस सूरत हाल से गुजर रहे हैं। उसके बाद जो कुछ हुआ वो आपके सामने वाक़यात। उसके बाद हम ये देखते हैं कि उमर ड्यूरिंग एजुकेशन यहाँ पढ़ते हुए उसने कई बार कई प्रोटेस्ट में जंतर मंतर पे आप उसको हमेशा देखेंगे, चाहे वो प्रोटेस्ट
आपके दलितों के बारे में हो, चाहे ट्राइबल्स के बारे में हो, चाहे किसानों के बारे में हो, किसी भी पीड़ित तबके के बारे में उमर खालिद को बल्कि उनकी पीएचडी भी आदिवासियों पर है और पीएचडी भी आदिवासियों पर थी खास तौर से। और आदिवासियों पर पीएचडी करते वक्त उमर खालिद खुद झारखंड गए, कई दिन वहाँ रह कर आए, उनकी पीड़ा देखी, वो किस से गुजर रहे हैं, और उस चीज़ को उसमें दर्शाया गया। उनकी जब हमारी मुलाकात बाद में उनकी सुपरवाइज़र से हुई, उमर को जब पीएचडी मिल गई थी, तो हम उनके सुपरवाइज़र से मिलने गए थे उनको धन्यवाद करने के लिए। वो बहुत भावुक हो गई कि हमने ऐसा स्टूडेंट नहीं देखा है। और इतना उसने कहा कि हमसे भी कई बार बहस करता था, वो कई चीज़ों से इत्तेफाक नहीं करता था हमसे, तो वो जो शार्पनेस उसके अंदर थी उसको वो अप्रिशिएट करते थे। तो उमर खालिद की खूबी ये थी कि उमर खालिद ने हुकूमत की आंख में आंख मिलाकर बात की थी, और शायद ये हुकूमत को यही चीज़ बर्दाश्त नहीं हुई कि एक लड़का जो है, अभी 30-32 साल का लड़का जो है, हमारी आंख में आंख मिला के बात करता है और संविधान की रोशनी में बात करता है, हमको चैलेंज करता है। तो ये हमारे मुल्क में डिसेंट जो है वो उसकी इजाज़त है, आपको इख्तिलाफ राय की इजाज़त है, और ये हमारा राइट है, और ये कहा गया कि डिसेंट इज़ द सेफ्टी वॉल ऑफ डेमोक्रेसी। लेकिन हुकूमत आप देख रहे हैं कि अपने खिलाफ किसी भी आवाज़ को बर्दाश्त नहीं करती। क्या उनकी मुस्लिम पहचान भी उनके लिए दुश्मन बन गई? बिल्कुल, जैसे कि हुकूमत के खिलाफ तो बहुत सारे लोग कर रहे हैं, हुकूमत के खिलाफ आवाज़ तो बहुत सारे लोग उठा रहे हैं, लेकिन उमर को क्यों सिंगल आउट किया गया? इसलिए भी सिंगल आउट किया गया, मुझे लगता है कि उसे लग रहा था कि जब हम मुस्लिम कम्युनिटी को टारगेट कर रहे हैं, तो एक आवाज़ मुसलमानों में खड़ी हो रही है। ये आवाज़ मुसलमानों की आवाज़ बन सकती है। ये आवाज़ को मुसलमानों का सपोर्ट मिल सकता है। तो इसलिए भी मैं समझता हूँ कि उमर खालिद को सिंगल आउट किया गया, उमर खालिद को टारगेट किया गया। कभी आप ये भी सोचते हैं कि कन्हैया कुमार, उमर खालिद, शहला रशीद, अनिर्बान भट्टाचार्य, ये सब एक साथ थे, लेकिन सब तो अपनी अपनी जगह पर हैं। कन्हैया कुमार एक बड़े स्टार बन गए हैं, पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन कर ली। अनिर्बान का मुझे मालूम नहीं कहाँ है। शहला रशीद अब बीजेपी आरएसएस के फिर से नज़दीक हो गई हैं, और सिर्फ इसमें उमर ऐसा है जो जेल में है। इसलिए कुमार ने कंप्रोमाइज़ नहीं किया अपने आइडिया से, अपनी आइडियोलॉजी से, अपनी बात से, हुकूमत के। देखिए बेसिकली क्या है कि नॉन पॉलिटिकल, इस मानव में कि कोई पॉलिटिकल पार्टी से उमर का कोई ताल्लुक़ नहीं है। एक नॉन पॉलिटिकल आवाज़ जो है हुकूमत के फैसलों पर की आलोचना करते हुए विद इन द कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क ऐसी शदीद तनकीद करने वाला आदमी मेरे ख्याल से उमर के अलावा हमने यानी नॉन पॉलिटिकल कोई आदमी नहीं देखा। सिविल सोसाइटी के अंदर बहुत सारे लोग हैं। क्या इसकी ये भी वजह है क्योंकि उमर खालिद की जो बात और उनके जो भाषण और उनकी जो शख्सियत थी उसमें इतना दम था कि वो बहुत सारे लोगों तक पहुंच रही थी? हाँ बिल्कुल दम था। उमर देखिए, आप देखिए जब ये एंटी-सीए मूवमेंट खड़ी हुई, उमर को तो लोगों ने पहचाना उसी वक्त है ना। कोई मुल्क का कोना और कोई स्टेट ऐसी नहीं थी जहाँ पे ये प्रोग्राम हो रहा और उमर नहीं गए उसमें। कर्नाटक के छोटे-छोटे शहर में उमर गए, बिहार के छोटे-छोटे शहर में उमर गए, बंगाल गए, केरला गए, यानी मतलब ये कि मैं समझता हूँ इतने कम वक्त में उमर ने पूरे मुल्क का दौरा किया। और दूसरी बात है कि देखिए आप अंदाज़ा लगाइए कि भाई ये उमर खालिद जब यहाँ एक कॉन्स्टिट्यूशन में एक प्रोग्राम में जा रहे थे मिलने के लिए किसी से, तो वहाँ पर उन पे हमला हुआ और बिल्कुल करीब से गोली मारी गई। तो अल्लाह का शुक्र हुआ कि वो गोली पिस्तौल नहीं चल सका, वो अटक गई गोली, बच गए उमर खालिद। लेकिन आप जानते हैं कि उन जिस आदमी ने गोली मारी थी वो गिरफ्तार हुआ, आज बाहर है, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं। आप तो तजुर्बेकार आदमी हैं, एक उम्र भी आपकी गुजरी है। आपने देखा है कि भारतीय मुसलमान की एक हद तय है कि वो किस हद तक जा सकता है, किस हद तक सरकार की आलोचना कर सकता है, कितना लोहा ले सकता है। क्या आपने कभी उमर को ये समझाने की कोशिश की कि तुम बहुत ज़्यादा आगे निकल रहे हो या इतनी बहादुरी तुम्हारे लिए ठीक नहीं है? मेरे ख्याल से ऐसी कोई हमने ज़रूरत महसूस नहीं की, इसलिए कि हमारा ख्याल ये था कि देखिए जिस सूरत हाल से हम गुज़र रहे हैं उसमें हमें हुकूमत से तो लड़ना ही पड़ेगा। यानी हुकूमत से मुराद ये है कि जो भी हमारे साथ इनजस्टिस हो उसके खिलाफ आवाज़ उठानी पड़ेगी। अगर कोई आदमी आगे बढ़ रहा है, आवाज़ उठा रहा है, तो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। हमने कभी रोकने की कोशिश नहीं की। ना मैंने कोशिश की, ना हमारी वाइफ ने कोशिश की। उन्होंने भी नहीं की, उनकी माँ ने भी। मुझे ये बताइए कि जब से उमर जेल गए तब से लेकर अब 3 साढ़े 3 साल तक का जो सफ़र है, इसमें कई लम्हे ऐसे भी आए होंगे जब आपने हिम्मत खोई होगी। कैसा रहा ये पूरा सफ़र आपका अब तक? देखिए हाँ, मैं तो नहीं कह सकता हूँ कि कभी मैंने इस पहलू से गौर किया कि हमारी हिम्मत जवाब दे रही हो, लेकिन कई बार ऐसा हुआ है कि उनकी वालिदा थोड़ा भावुक हो जाती थी बात करते हुए। तो जेल से तकरीबन हर हफ्ते वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग बात होती है 10-15 मिनट के लिए। कभी-कभी हम लोग कोर्ट में भी जाते हैं, वहाँ मुलाकात हो जाती है। तो हर बार उमर ने उनकी वालिदा को, उनकी माँ को तस्कीन दी कि तसल्ली दी कि भाई घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, कोई परेशानी की बात नहीं।
तो वो ये परेशान होती थी कि सर्दी का ज़माना है, इतनी कड़ाके की सर्दी है, तुम बिल्कुल खुले में पड़े हो, क्या होता है? उन्होंने, नहीं, नहीं कुछ नहीं होता है। गर्मी जब होती है तो कहते भाई कोई बात नहीं, आप परेशान मत होइए, मैं 6-6 बार नहा लेता हूँ। और रूटीन, मतलब उमर खालिद की एक ही ख़्वाहिश होती थी कि मुझे किताबें भेजिए। वो खुद बुक्स माँगाता था कि भई ये बुक्स भेजिए, और हम भेजते थे उसे। तकरीबन आप सोच सकते हैं कि इन 3 साढ़े 3 साल में उसने 150 किताबें पढ़ ली है अब तक के। तो यानी ऐसा नहीं हो रहा है कि वहाँ उसका वक़्त ज़ाय हो रहा है। वहाँ भी उसने ताल्लुकात लोगों से बना लिए हैं। तो हमें मेरा ख़्याल से ऐसा महसूस, देखिए असल मसला ये कि उमर खालिद हमारे फैमिली के अर्निंग मेंबर नहीं थे। अभी उन्होंने शायद पीएचडी कंप्लीट की थी, पीएचडी तो बाद में ही अवार्ड हुई, उनके जेल जाने के बाद उनको मिली। तो वो फैमिली का अर्निंग मेंबर नहीं थे, लेकिन हम बहुत सारे लोगों को देखते हैं जो उमर के साथ गिरफ्तार हुए। कोई फैमिली का अर्निंग मेंबर, सोल अर्निंग मेंबर है, उस फैमिली के साथ मसाइल खड़े हो गए हैं। कुछ कोई आदमी यानी फैमिली उस पे पूरी तरह डिपेंडेंट है, ऐसे बहुत सारे लोग हैं। सैफ खालिद जैसे लोग भी हैं, छोटे बच्चे हैं उनके। खालिद हाँ। सैफी के छोटे-छोटे बच्चे हैं। तो ज़ाहिर बात है कि ये इन लोगों के जो मसाइल हैं, हम देखते हैं, मिलते हैं, जाते हैं, उनको तसल्ली देते हैं। तो हमें महसूस हो रहा है कि, और उमर खालिद साथ में मैंने ये भी बात देखा है, जब भी वो अदालत में आते हैं, अपने तमाम साथियों से जो अलग-अलग जेलों में बंद हैं, उनसे मिलते हैं, उनकी खैरियत पूछते हैं, उनको तसल्ली देते हैं। तो लीडरशिप की वो क्वालिटीज़ हमने इसी एज में उसके अंदर देखी है, जो कि बड़े-बड़े लोगों में नहीं होती है। अब उमर खालिद का केस देखते हुए, जैसे आपने कहा कि एक उदाहरण बनाने की कोशिश की बाकी लोगों को भी, देखो अगर आवाज़ इस तरह से उठाओगे, खासकर एक मुसलमान बन के इस तरह से सरकार से सवाल पूछोगे, तो ये तुम्हारा हाल होगा। आपको लगता है कि एक पूरी जनरेशन जो उमर खालिद को एक इंस्पिरेशन की तरह देखती रही, अब उनके इतना लंबा जेल में चले जाने, और उम्मीद भी अब देखिए नए सिरे से आप पूरा सफ़र शुरू कर रहे हैं कि लोअर कोर्ट से अब शुरू करेंगे, आपको लगता है कि वो हतोत्साहित हुए होंगे, उनकी हिम्मत कम हुई होगी उस जनरेशन की जो उसको इंस्पिरेशन की तरह देख रही थी? मुझे लगता है ऐसा नहीं हुआ है। उसकी वजह ये है कि मुझे मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में दौरा करने का मौका मिलता है। हर जगह मुझसे एक ही सवाल होता है कि उमर कैसे? मैं अमेरिका गया था। अमेरिका के जिन-जिन शहरों में मैं गया हूँ, हर जगह लोगों ने ये सवाल किया। इसमें आपके पार्लियामेंट जो है वहाँ की, यानी हाउस कॉमन में, इसमें वहाँ वहाँ मेरी 2-3 कमेटियों के साथ मीटिंग हुई। वहाँ भी लोगों ने ये पूछा। आप जानते हैं कि उमर खालिद पे एक दुनिया के तकरीबन 200 प्रोमिनेंट लोगों ने एक बयान दिया था, हुकूमत को ख़त लिखा था, उसमें नाम चॉम्स्की भी थे। और ये कहा था कि भई इसको छोड़िए, ये तो यानी एक टैलेंटेड लड़के को आपने अंदर जेल में ला रखा है, ये असेट है हमारे देश का, हमारे मुल्क का असेट है। मुझे अफ़सोस के साथ ये कहना पड़ता है कि ये हुकूमत जो है अपनी मुखालिफत, यानी लोगों की मुखालिफत में अपने टैलेंटेड लोगों को ज़ाया कर रही है। उमर जो है वो बेसिकली सिर्फ़ मुसलमानों की आवाज़ नहीं है, मुल्क के जितने दबे, पिसे, कुचले, परेशान हाल लोग हैं, उनकी आवाज़ है वो। अगर आज ये बाहर होता तो उमर शायद ये किसान मूवमेंट के अंदर खड़ा होता। अगर आज यहाँ बाहर होता तो ये आदिवासियों के साथ जो कुछ हो रहा है उनके साथ खड़ा होता उमर खालिद। तो उमर बेसिकली, उमर ने अपने लिए, देखिए उमर की ख़ुसूसियत ये थी कि उमर ने पासपोर्ट नहीं बनाया। हमारे घर में हर एक के पास पासपोर्ट है। उमर ने पासपोर्ट नहीं बनाया, मुझे देश से बाहर नहीं जाना है, मुझे यहाँ पे मार्जिनलाइज़्ड लोगों के लिए काम करना है। तो यानी मतलब जब जेएनयू में पढ़ रहे थे, उस ज़माने में जब वो कुछ दिन के लिए एब्सकॉन्डिंग हो गए थे, जब वो केस चल रहा था वहाँ पे, तो उस मौके पर हमारा गोदी मीडिया तरह-तरह की बात कर रहा था कि ये कई बार पाकिस्तान गया है और उसने इतनी हज़ार कॉल अपने से की है और बहुत सारी बात। तो मैं गया मीडिया के ऊपर में, एक लाइव टेलीकास्ट, लाइव इंटरव्यू मुझसे लिया उन्होंने। तो उसमें यही सवाल किया कि भई आप ये बताइए कि उमर खालिद इतनी बार पाकिस्तान गए। मैंने कहा जिस आदमी के पास पासपोर्ट ही नहीं है, वो कैसे पाकिस्तान जा सकता है? पहली बार मीडिया के ज़रिए लोगों को मालूम हुआ कि उस आदमी के पास पासपोर्ट ही नहीं है। तो इस तरह की बातें फैलाई जा रही थी। तो मैं कह रहा हूँ कि असल में उसने एक अपने लिए एक वो मैं समझता हूँ कि ये बात पैदा कर ली थी कि नहीं, मुझे इसी मुल्क में रहना है और इस मुल्क के जो मार्जिनलाइज्ड लोग हैं उन पर काम करना है। आप देखिए, उससे आप गुफ्तगू करिए किसी भी सब्जेक्ट के ऊपर में, पॉवर्टी पे बात कर लीजिए, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन पे बात कर लीजिए या एम्प्लॉयमेंट बात कर लीजिए, हर चीज़ के बारे में वो अपडेटेड है पूरी तरह से, हर चीज़ के बारे में। आज भी जब जेल के अंदर बैठा हुआ है तो जितनी समस्याएं देश के अंदर हैं उन सब उस पर यानी बुक्स मंगाकर, पेपर लेकर, टीवी देखकर, टीवी भी उसके पास में है तो वो देखकर वो पूरी तरह से अपडेटेड रहता है कि क्या हो रहा है देश के अंदर। तो मैं समझता हूँ कि और हमें कोई, यानी इस पूरे 3.5 साल के अंदर मैंने एक वक्त भी ऐसा नहीं देखा है कि उस पर कोई मायूसी तारी हुई। हाँ, अलबत्ता ये हुआ था कि जिस वक्त उसकी बहन की शादी के लिए 8 दिन के लिए जब घर आया था,
इतने सारे लोगों से वक्त मुलाकात हो गई, जितने बिछड़े हुए लोग थे। हालाँकि उस वक़्त बहुत सारी कंडीशंस लगी हुई थी। शादी में भी बहुत कम लोगों को हमने बुलाया था उसी वक़्त, लेकिन फिर भी जितने लोगों से मुलाकात हुई, उसके बाद जब दोबारा जाने का वक़्त आया, तो उस वक़्त वो थोड़ी देर के लिए वो परेशानी का वास्ता हुआ था, लेकिन फिर भी उसके बाद कोई बात नहीं, फिर चलता फिर से रहेगा। हो गया। उमर खालिद के बहाने ये भी बात करते हैं जो भारतीय मुसलमानों की इस वक्त हालत है। अक्सर ये कहा जाता है कि भारतीय मुसलमान हमेशा से मजलूम था, पहले भी डिस्क्रिमिनेशन होता था, अब क्या बदल गया? क्या बदला है पिछले 10 साल में मुसलमानों के लिए? देखिए, पहले जो कुछ होता था, बाद में यानी भारतीय जनता पार्टी के आने से पहले कांग्रेस के दौर में भी बहुत सारी चीज़ें हुई है। लेकिन वो चीज़ें जो होती थी, वो हम ये कह सकते हैं कि वो पॉलिटिकल पार्टियों का अपॉर्चुनिज़्म था, कि मुसलमानों को हमेशा एक खौफ की हालत में रखना है ताकि उनसे हम वोट ले सकें। लेकिन कोई एजेंडे के तहत कुछ नहीं होता था। ये जो पार्टी आई है वेलफेयर आपकी भारतीय जनता पार्टी, इस पार्टी का एक बिल्कुल यानी सोचा समझा एजेंडा है। और ये सोचा समझा एजेंडा सिर्फ पार्टी का नहीं है, वह जहाँ से प्रेरणा लेते हैं आरएसएस, वहाँ सोचा समझा बनता है। उनकी आप गुरु गोलवार की किताबें देख लीजिए, हर जगह उन्होंने सिंगल आउट करके मुसलमानों को टारगेट किया है। तो ये जो कुछ हो रहा है, बहुत सिस्टमेटिक तरीके से मुसलमानों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है, चाहे लिंचिंग के वाक़यात हो, चाहे एनआरसी और उसके ज़रिए उनकी सिटीज़नशिप ख़त्म करने की कोशिशें हों, मदरसों पर हमले हो, मस्जिदों पर लगातार हमले किए जा रहे हैं। पहले बाबरी मस्जिद का मसला हुआ, उसके बाद फिर अब ज्ञानवापी मस्जिद है, यहाँ सुनहरी मस्जिद है, मथुरा की ईदगाह है, अभी उत्तराखंड के अंदर भी हल्द्वानी में मस्जिद शहीद कर दी गई। तो और फिर इसके बाद कभी लव जहाद के नाम से, कभी बिज़नेस जहाद के नाम से, कभी जो है उत्तराखंड के अंदर अब ये बात भी हो रही है इस दरमियान में कि मुसलमानों को बायकॉट किया जाए, उनसे बिज़नेस नहीं किया जाए, उनसे सामान नहीं खरीदा जाए। फिर ये कि कभी कभी हिजाब के खिलाफ कार्रवाई हो रही है। तो बहुत ही सिस्टमेटिक ढंग से जो है एक-एक करके मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। तो ये अच्छा, फिर दूसरी बात ये कि देखिए, पूरे मुल्क में अगर आप देखेंगे तो मुसलमानों को एक विलेन के तौर पे पेश किया जाता है। इन्होंने अपने दौरे हुकूमत में ज़बरदस्ती लोगों को कन्वर्ट करवाया, या मस्जिदें मंदिर तोड़े, मस्जिदें तामीर की, इस तरह का प्रोपगंडा लगातार किया जा रहा है। तो एक आप देखिए, एक ऐसी हमारे मुल्क में हिंदू और मुसलमान सदियों से साथ रह रहे हैं, और साथ रह रहे हैं। अंग्रेज़ों के आने से पहले बहुत अच्छे ताल्लुकात थे। अंग्रेज़ों ने बीज बोया था और उस बीज को इन्होंने परवान चढ़ाया, बीजेपी और आरएसएस ने। बदकिस्मती से हमारे मुल्क की सियासत जो है वो किसी आइडियोलॉजी की बुनियाद पर नहीं चल रही है। आप देख रहे हैं किस तरह से हमारी सियासी पार्टियाँ आज इस खेमे में खड़ी है, कल उस खेमे में चली जाती है। कल तक लोग सेकुलर थे, रातों रात जो है कम्युनल हो जाते हैं। कभी कम्युनल थे, वहाँ से निकल के सेकुलर बन जाते हैं। तो ये जो हिंदुस्तान की सियासत जो है बगैर किसी डायरेक्शन के आगे बढ़ रही है, और सिर्फ एक ही मात्र लक्ष्य रहता है, किसी तरह सत्ता में आना है या किसी तरह से हमको पार्लियामेंट असेंबली में पहुँचना है। तो मैं समझता हूँ कि इस वजह से बीजेपी को भी प्रेरणा मिल रही है और बीजेपी भी आगे बढ़ रही है। अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी बहुत स्ट्रांगली सेकुलर क्रेडेंशियल की बुनियाद पर इनसे लोहा लेने की कोशिश करें, तो ये हम इनको एक्सपोज कर सकते हैं। तो मैं उस पर आऊँगी ज़रूर कि क्या ऐसी कोई पॉलिटिकल पार्टी है जो कि सेक्युलरिज्म की बात आगे बढ़ा रही है? मैं राहुल गांधी का भी ज़िक्र करूँगी, कांग्रेस पार्टी की बात भी लाऊँगी, भारत जोड़ो यात्रा जिसको एंटी कम्युनल यात्रा भी कहा गया। लेकिन उससे पहले थोड़ा-सा हालात को और बेहतर समझते हैं। अगर मुझे ठीक से याद है तो आप बाबरी मस्जिद को जिस वक़्त तोड़ा गया, उस ज़माने से आप उस पूरी पॉलिटिक्स का भी आप हिस्सा रहे, जो बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी थी वग़ैरह। आपने जब देखा कि अब पूरी तरीके से मंदिर बन गया है, नरेंद्र मोदी गए, उद्घाटन करके आए और पूरे देश में अब माहौल ऐसा है कि हम उनको लेकर आएँगे, जो राम को लेकर आए हैं, इस नारे पे आगे बात बढ़ रही है। आपने इसको किस तरह से देखा एक ऐसे एक्टिविस्ट के तौर पर जो 90s से इस पूरे मुद्दे को देखता रहा है? जब नरेंद्र मोदी जा रहे थे तो वो तो कह रहे थे कि मेरे पास तो मैंडेट है कोर्ट का, अदालत ने कहा है कि यहाँ मंदिर बनेगा। देखिए, मैं 19 साल बाबरी मस्जिद कमेटी का कन्वीनर रहा हूँ, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड की। लखनऊ के अंदर भी हमने केस लड़ा, सुप्रीम कोर्ट में भी हमने केस लड़ा। बुनियादी बात ये थी, इस केस में फैसला यकीनन सुप्रीम कोर्ट में हमारे ख़िलाफ़ हुआ है, लेकिन अगर आप सुप्रीम कोर्ट के फैसले को उठाकर देखेंगे तो मुसलमानों के स्टैंड को को उसने तक़वियत पहुंचाई है। मिसाल के तौर पर हम पे ये इल्ज़ाम था मुसलमानों पर कि मुसलमानों ने एक मंदिर को तोड़ के मस्जिद बनाई है, और मंदिर भी राम जन्मभूमि, यानी जहाँ पे राम पैदा हुए थे उस जन्मभूमि के मंदिर को तोड़ के बनाई। सुप्रीम कोर्ट ने अपने पहले ऑब्जर्वेशन ये बात कही कि हमें कोई ऐसा सबूत नहीं मिला कि किसी मंदिर को तोड़ के मस्जिद बनाई गई हो। ये जो इल्ज़ाम था, बुनियादी इल्ज़ाम यही था, ये इल्ज़ाम उठा दिया गया। उसके बाद ये कहा कि जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से जो कुछ वहाँ खुदाई में मिला है, वो सब चीज़ें बाबरी मस्जिद बनने से 400 साल पहले की हैं। तीसरी बात ये कही कि
दिसंबर 1949 की रात में जो मूर्तियां रखी गई थी, जैसा कि कहते हैं प्रकट हुई थी, वो कहा जो मूर्तियां रखी गई थी वो इलीगल, अनकॉन्स्टिट्यूशनल, क्रिमिनल एक्ट था, सुप्रीम कोर्ट के अल्फाज। उसके बाद ये कहता है कि 6 दिसंबर 1992 को जो मस्जिद शहीद की गई थी वो बहुत ही गलत काम था, अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम था, वो क्रिमिनल एक्ट था। लेकिन उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि लेकिन हिंदुओं का भी दावा इस मस्जिद पर रहा है बहुत सालों से, इसलिए ये जगह उनको दे दी जाए और मुसलमानों को 5 एकड़ जमीन। तो आप कह सकते हैं फैसले में हमारे साथ नाइंसाफी हुई है, जबकि आपने पूरे केस को खत्म कर दिया, धड़ाम से गिरा दिया। कोई एक आदमी हिंदुस्तान में ऐसा नहीं मिला, इनके जो लोग तहरीक चला रहे थे, कि भाई हमारा जो दावा था वो गलत साबित हो गया सुप्रीम कोर्ट से, इसलिए हम इससे विड्रॉ करते हैं। एक बात। दूसरी बात ये देखिए, मैं बता रहा हूँ आपको कि जब ये केस लखनऊ बेंच में चल रहा था, उस लखनऊ बेंच में जब खुदाई हो रही थी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की ज़रिए से, मुझे वहाँ जाने का मौका मिला। उस खुदाई में जो चीज़ें मिली हैं, जिसको रिपोर्ट नहीं किया गया, तो उसके बाद जो रिपोर्ट सबमिट की है अदालत में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने, उस पर हमने 10 प्रोमिनेंट आर्कियोलॉजिस्ट इंडिया के जो हैं, शिरीन मूसवी और इस तरह के जो लोग थे, उन सब को बहैसियत विटनेस के पेश किया उसमें, और उन्होंने उस पूरी रिपोर्ट की धज्जियां उड़ा दी। यही वजह है कि लखनऊ बेंच यानी इलाहाबाद का कोर्ट का जो फैसला आया उसमें उसका कोई जिक्र नहीं है, उस पर कोई टिप्पणी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में आके ये टिप्पणी है कि उसने जो कुछ निकाला उसमें से वो चीज़ें 22 में बनने से 4 साल पहले की है। चलिए, ये सफ़र तो तय हुआ जितना हुआ, लेकिन नरेंद्र मोदी जिस तरह से गए, जैसे उन्होंने, आपको लगता है कि ये उन्हें फ़ायदा पहुंचेगा? क्योंकि देखिए, उनका तो ये प्रॉमिस था, वो कहेंगे हमने तो ये वादा किया था, हमने तो 1980 के दशक में 86 में इस बात को शामिल कर लिया था। 1986 में लाल कृष्ण आडवाणी ने जो उनका अपना वादा था कि हम इसमें यहाँ मंदिर बनाएंगे, तो वो तो कहते हैं हमने एक्शन पूरा कर लिया। अब यहाँ सवाल ये पैदा हो रहा है कि अब ज्ञानवापी को लेकर जो अभी कंटेस्टेशन हो रहा है, ये कह रहे हैं कि भाई मथुरा, काशी, अयोध्या, ये तीनों आप हमें दे दीजिए और मुसलमान इससे अपनी शांति हासिल कर लेंगे। क्यों नहीं कर लेते मुसलमान ऐसा? देखिए, असल में बाबरी मस्जिद के वक्त भी ये प्रपोजल हमारे सामने आया था शंकराचार्य के जरिए से, जैन सरस्वती जो शंकराचार्य थे वहाँ से, उन्होंने ये प्रपोजल दिया था। तो हमने ये बात कही थी कि अगर आप ये बात कह रहे हैं, नहीं, पहला प्रपोजल तो उनका ये था कि हम बाबरी मस्जिद की ज़मीन को बाहर से बाउंड्री कर देते हैं, बाकी जो 67 एकड़ ज़मीन नरसिम्हा राव जी के ज़माने में एक्वायर हुई है उस पर आप हमें नो ऑब्जेक्शन दे दिए। तो हमने उनसे कहा 2 चीज़ें आप हमें सब दीजिए, एक तो ये कि आप ये बताइए कि सपोज़, और उन्होंने ये भी कहा था अगर फैसला आपके हक़ में होगा तो मस्जिद आप ले लीजिएगा, फैसला हमारे हक़ में होगा तो हम उसको शामिल कर लेंगे अपने मंदिर में। तो हमने कहा ठीक है, अगर फैसला हमारे हक़ में होता है तो आप वो उसका जो आप कहते थे कि हम वहीं उसकी जो मेंबर है वहीं पर उसका वो होगा, गर्भगृह होगा, तो गर्भगृह दूसरी सूरत में आप कहाँ बनाएंगे उसका हमको प्लान दे दीजिए, नंबर 1। दूसरी बात ये कि हमने कहा आरएसएस और विष्णु परिषद से आप रिटर्न में एफिडेविट दे दीजिए कि इस बात से वो भी मुत्तफ़िक़ हैं। तो उन्होंने कहा हम देते हैं, लेकिन नहीं दिया। उसके बाद दोबारा उन्होंने ख़त भेजा था 1 साल के बाद, तो उसमें उन्होंने कहा नहीं बाबरी मस्जिद आप दे दीजिए और फिर देखिए मथुरा और काशी के ऊपर से हम अपना दावा वापस ले लेंगे, इस तरह की बातें उन्होंने कही थी। हमने कहा भाई पहले आपने एक प्रपोजल दिया था और हमने उस पर आपसे सवाल किया था, तो आपने वो नहीं दिया। अगर आप उस प्रपोजल पे कायम है पिछले वाले पे, तो आप दे दिए। उसके बाद जब उन्होंने उसका जवाब दिया, उस जवाब में उन्होंने कहा देखिए मैं आपको बहुत शराफ़त से कह रहा हूँ, बाबरी मस्जिद दे दीजिए, वो जगह दे दीजिए हमको, नहीं तो फिर आपको काशी और मथुरा भी छोड़ना पड़ेगा और उसके बाद जो कुछ होगा मुल्क के अंदर उस सब के लिए आप रिस्पॉन्सिबल हो। तो एक तरह से धमकी दी। देखिए, मेरा कहना ये है कि असल में ये जो मौजूदा हुकूमत है, ये हुकूमत ये कहती है कि हम इस मुल्क में हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं, या हमारी आइडियोलॉजी हिंदुत्व की आइडियोलॉजी, लेकिन उसकी कोई परिभाषा या उसका कोई मैनिफेस्टो उनके सामने नहीं है। वो हम देख रहे हैं कि पिछले 10 साल से सिर्फ एक ही एजेंडे पे काम कर रहे हैं, वो एजेंडा है नफ़रत की राजनीति, कि नफ़रत पैदा करो हिंदू और मुसलमानों में। अदरवाइज़ आप देखिए कि ये आए थे 2014 में ये कह के कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, ये कहा था कि 2000 जॉब देंगे, 2 करोड़ जॉब देंगे, और ये बहुत सारे वादे किए थे। जब 5 साल के बाद वो वादे पूरे नहीं हुए, तो फिर 2019 में उनके सामने एक और मुद्दा आ गया, वो था पुलवामा। मैं ये कहना चाहता हूँ कि असल चीज़ तो ये है कि आपने, और आज जो है वो मंदिर के इशू को लेकर आके मैदान में आ रहे हैं कि राम मंदिर हमने बना दिया। हम, किसी ने आपको राम मंदिर बनाने के लिए भेजा था? अगर आप 2014 की बात करेंगे तो लोगों ने इसलिए भेजा था कि आप अनएम्प्लॉयड जो यूथ थे वो समझ रहे थे कि हमारे लिए जॉब क्रिएट होंगे, 2 करोड़ जॉब हर साल, तो अंदाज़ा करिए 10 साल में कितना होता है। फिर ये होगा और ये होगा, ये वो चीज़ थी जिस पर आपको दिया गया था।
लेकिन इस 10 साल का अचीवमेंट क्या है आपके पास? कुछ नहीं है। नहीं तो आप सब ये तो रैशनल माइंड सवाल पूछेगा, लेकिन यहाँ तो बात ये हो रही है कि जो पॉपुलर थ्योरी है आज के वक्त में वो ये है कि भाई देखिए 500 साल पुराना, कुछ कह रहे हैं 700 साल पुराना जो नाइंसाफ़ी थी उसको नरेंद्र मोदी ने इंसाफ दिला दिया। और उन्होंने न सिर्फ कि वो खुद ये कह रहे हैं कि भाई हमने न सिर्फ कि वो लाभार्थी जो हैं उनमें श्री राम भी शामिल हो गए कि उनको भी पक्का घर मिल गया। तो एक तरफ ये पॉलिटिक्स है, एक तरफ आप रैशनैलिटी की बात कर रहे हैं कि देखिए ये तो दौर ही अलग है, ये तो बिल्कुल उस गौरव का दौर है जिसको वापस नरेंद्र मोदी हिंदू गौरव को लेकर आए हैं। अब यहाँ आपसे आखिरी 2 सवाल पूछना चाहती हूँ कि भारत के मुसलमानों के पास अब इस समस्या या इस राजनीति या ये पूरा जो उफान है इससे निपटने का क्या चारा है? एक तरफ हम देख रहे हैं एनक्रोचमेंट के नाम पे, चाहे हल्द्वानी में देखिए कि क्या आतंक बर्पा किया वहाँ पर, मस्जिद और इसके साथ एक मदरसा तोड़ दिया और कितने सारे लोगों की गिरफ्तारी हुई, या चुपचाप दिल्ली में राजधानी में इतनी पुरानी ऐतिहासिक मस्जिद को तोड़ दिया। यानी कि आप सोचिए कि जो संस्था कह रही है हमने तोड़ा वो 1950 के बाद बनी और वो 700 साल पुरानी मस्जिद थी। तो ऐसे कहीं ना कहीं जो इस तरह के झगड़े के और जो इस तरह के बिंदु हैं वो उभार के लेकर आएंगे जिससे लोगों में ध्रुवीकरण पैदा हो। तो अभी जो फिलहाल चुनाव होने जा रहा है, पहली बात उसे आप किस तरह से देख रहे हैं और भारतीय मुसलमानों के लिए राजनीति को अप्रोच करने का क्या तरीका है? देखिए, असल में मसला ये है कि इस देश की जनता के सामने ये समझना कि हमारे देश की जनता 2 हिस्सों में बढ़ गई है कंप्लीटली और मेजॉरिटी जो है वो बीजेपी साथ खड़ी होगी, ये बात सही नहीं है। बिल्कुल सही नहीं है। देखिए 2014 में इनको जो मैंडेट मिला था वो 31% वोट था। टोटल वोट जो मिला था उसका 31% वोट बीजेपी मिला था। 2019 में वो बढ़ के 37% हुआ और वो उस वक्त की बात है जब तमाम पार्टियां अलग अलग खैमों में बटी हुई थी। लेकिन आज वो सब पार्टियां एक प्लेटफॉर्म पर है जिसको इंडिया अलायंस कहते हैं। गो के वो उतना कम्पैक्ट नहीं है, उसके अंदर भी बहुत सारी चीज़ें मुझे लगता है कि मार्च अप्रैल तक तो अलायंस नाम की कोई चीज़ बचेगी नहीं। लेकिन फिर भी मैं ये कह रहा हूँ आपसे कि एक चीज़ तो ये है। दूसरी बात मुझे कहना है कि मुझे जो शिकायत है सेकुलर पार्टियों से वो ये है कि वो लड़ाई को बीजेपी के खैमे में जाकर लड़ने की कोशिश कर रही है। वो लड़ाई को डेवलपमेंट के प्लेटफॉर्म से नहीं लड़ रही है। सही है कि राहुल गांधी अकेले पूरे देश में यात्रा निकाल के इस क्वेश्चन कर रहे हैं, लेकिन ये कि देखिए 10 साल का ये जो इतिहास है, जो ये कहा जाता है कि तमाम सेकुलर पार्टियां जो है वो करप्ट है और एक के खिलाफ ईडी चल रहा है, सीबीआई चल रहा है, सब कुछ हो रहा है। लेकिन कल जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है इलेक्टोरल बॉन्ड का, उसने एक बहुत बड़े स्कैम को सामने ला के खड़ा किया है कि जो आपने इतने करोड़ रुपये लिया है जिसका कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है, किसी को मालूम नहीं है, एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम आपने किया था। उसके बाद जो बड़े पैमाने पर जो इन बड़े बड़े जिन लोगों ने आपको पैसा दिया उनके साथ क्या किया गया, कितने कॉन्ट्रैक्ट्स दिए गए, ये सब चीज़ें सामने आनी चाहिए। हमारा ख्याल ये कि बात यहाँ तक नहीं रुकनी चाहिए, बल्कि बात उससे आगे बढ़नी चाहिए कि ये जो करोड़ रुपया दिया है आपको लोगों ने, उसके बाद उनको क्या मिला उससे, तो उसमें कितना देश का नुकसान हुआ। एक बात तो ये है। दूसरी बात ये कि देखिए असल में मसला ये है कि आप हमारे देश का ये रिकॉर्ड देखेंगे कि पिछले 35-40 साल में जो अनएम्प्लॉयमेंट का रेशियो है वो कहीं से कहीं पहुंच गया है। पहले क्या था और अब कहाँ हम खड़े हैं, आप अंदाजा लगाइए। हमारे देश के अंदर हमारी जो महिलाएं हैं उन पे अत्याचार कई गुना बढ़ गए हैं। रेप के वाक़यात और कई वायलेंस के वाक़यात हमारे यहाँ लगातार आ रहे हैं। फिर उसके बाद जो है ये हम ये देख रहे हैं कि जो इनके लोग हैं इन्वॉल्व हैं, मिसाल के तौर पे जो एथलेटिक जो वो थे हमारे बृजभूषण साहब, उनके ऊपर क्या इल्ज़ाम लगा था, बजाय उनको वहाँ हट गए। लेकिन तमाम तरह की असंतुष्टियां दूर हो जाती हैं जब ये बात होता है कि ये काल हिंदू गौरव का चल रहा है, नरेंद्र मोदी ने मंदिर बना दिया तो उनके 7 खून माफ़ हो जाएंगे। मैं ये पूछ रही हूँ ऐसे में जो मुस्लिम वोटर है उसके पास ऑप्शंस क्या हैं? और मैं आपको ये भी याद दिलाना चाहती हूँ, प्रोफेसर आशुतोष वार्ष्णेय ब्राउन यूनिवर्सिटी के, उन्होंने कहा है कि वो एक पॉलिटिकल साइंटिस्ट के तौर पर ये समझते हैं कि अब अगर नरेंद्र मोदी दोबारा चुनाव जीतते हैं तो इसको फॉर्मलाइज करने की कोशिश की जाएगी कि भारत के मुसलमानों को दूसरे दर्जे का शहरी बना दिया जाए। और दूसरे महत्वपूर्ण बात उन्होंने कही है कि वो रिप्लेस करना चाहते हैं, अब मुसलमानों को, दलितों को रिप्लेस करना चाहते हैं मुसलमानों से, कि वो जो एक हायरार्किकल सिस्टम है उसमें जहां दलित थे वहां मुसलमान आ जाएंगे। देखिए पहली बात तो ये कि हम तो दलितों का भी एम्पावरमेंट चाहते हैं। ये कहना कि देश की जनता इस बुनियाद पर बढ़ जाएगी, तो मैं अभी भी इससे पूरी तरह मुत्तफ़िक़ नहीं हूँ कि देश की मेजॉरिटी जो है वो नरेंद्र मोदी के साथ खड़ी हो गई है, नंबर 1। नंबर 2, देखिए मुसलमानों ने हमेशा इस मुल्क में जो सेकुलर डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ है उसके साथ खड़े हुए हैं मुसलमान। कोई कम्युनल पॉलिटिक्स नहीं की मुसलमानों ने। आप देखिए खुद पिछले दिनों, भाई मैं ये मानता हूँ कि मुसलमानों के यहाँ आइडेंटिटी पॉलिटिक्स जो लोग करते हैं
वो MIM एक ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने 100 सीट खड़ी की थी उत्तर प्रदेश के अंदर, और बहुत बड़े बड़े उनके जो जुलूस निकले। लेकिन आप जब रिजल्ट देखिए तो उनको कोई सीट नहीं मिली, बल्कि 99 सीट के ऊपर उनका ज़मानत ज़ब्त हुई है। तो हिंदुस्तान का मुसलमान जो है बहुत सोची समझे तरह से सियासत में हिस्सा लेता है, और उसकी अभी भी उम्मीद यही है कि हम यहाँ पर जो इस मुल्क की जो डेमोक्रेसी ख़त्म हो रही है, लोकतंत्र ख़त्म हो रहा है, यहाँ सेकुलरिज़्म ख़त्म हो रहा है, हम इसको बाकी रखने के लिए जो कुछ मुमकिन है वो करेंगे इसमें। तो मुसलमानों के सामने ऑप्शन यही है। ये मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि हमारी जो सेकुलर सियासी पार्टियाँ हैं, वो इस मामले में कोई बहुत क्लियर स्टैंड नहीं लेती। देखिए, पिछले दिनों मेरी अखिलेश यादव से जिस मुलाकात हुई थी, जब यूपी के इलेक्शन से पहले, मैं उनसे कहा था कि देखिए, आपका जो वोट है बुनियादी तौर पर उत्तर प्रदेश के अंदर, यादव वोट है, मुस्लिम वोट है। 7.5% यादव, 19% मुसलमान वोट मिलता है, तो आप पावर में आ जाते हैं। लेकिन मुस्लिम इश्यूज के ऊपर में आप पीछे क्यों हटते हैं? अभी राज्यसभा के नॉमिनेशंस देख लीजिए आप, उनके राज्यसभा के नॉमिनेशन देख लीजिए आप, या आजम खान के केस को देख आजम लीजिए खान आप। के मामले को देखिए। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, जो कम्युनिटी आपको सबसे ज़्यादा सपोर्ट करती है, वो सबसे ज़्यादा सफ़र करती है, और आप उस पर कोई स्टैंड नहीं लेते। मैंने कहा, आप CA पे कोई स्टैंड नहीं आपने लिया, वो उस वक्त बहुत वो हो गए कि नहीं ऐसा नहीं है, मैंने कहा था। लेकिन मैं कह रहा हूँ, सूरत हाल ऑलमोस्ट ऐसे ही है। आप राहुल गांधी की यात्रा देखिए, वो बहुत अच्छी बात कर रहे हैं, नफरत की राजनीति नहीं होनी चाहिए, फला नहीं होनी चाहिए। लेकिन इस पूरे दरमियान में जो CA की तहरीक चली थी, कोई पॉलिटिकल पार्टी ने उसकी उस तरह मुखालिफत नहीं की जिस तरह मुखालिफत उसको करनी चाहिए। लेकिन फिर उन्होंने अपनी गलती सुधार ली, आपको लगता है? ये एंटी कम्युनल यात्रा निकालकर एक तरह से धर्मनिरपेक्षता के लिए, सांप्रदायिकता के नहीं, वो खिलाफ, ठीक है। वो कह रहे देखिए, हैं कि राहुल मैसेज है। गांधी की हद तक हम ये कह सकते हैं कि राहुल गांधी इस मामले में बहुत क्लियर है, RSS के मामले में बहुत क्लियर है, ये जो अडानी अंबानी के मामले में बहुत क्लियर है। मतलब ये कि जो पूंजीपति लोग हैं, तो आपको लग रहा है कि अब इस चुनाव में मुसलमान कांग्रेस पार्टी के साथ अलाइन करेगा नेशनली, और रीजनली क्या करेगा? नहीं, आप ये कह सकते हैं कांग्रेस पार्टी तो ऑल ओवर इंडिया नहीं है, लेकिन मुसलमान जो है वो सेकुलर पार्टी को सपोर्ट करेगा। सेक्युलर पॉलिटिक्स में रीजनल पार्टियों को सपोर्ट करेंगे, जहां जहां रीजनल पार्टियां मजबूत हैं। लेकिन ये भी जो बार बार थियरी है कि हम सिर्फ उस पार्टी को हम वोट देंगे जो बीजेपी को हरा सकती है, आपको लगता है इस चुनाव में फिर से वही थियरी काम करेगी? देखिए, बीजेपी को हराने वाली बात नहीं है। बुनियादी तौर पे बात यह है कि इस मुल्क में लोकतंत्र बाकी रहेगा या नहीं बाकी रहेगा, इस मुल्क में सेकुलरिज्म बाकी रहेगा या नहीं बाकी रहेगा, इस मुल्क में डाइवर्सिटीज़ बाकी रहेगी या नहीं बाकी रहेगी। क्योंकि देखिए, ये जिस तरह से उत्तराखंड का UCC लाया गया है, वो उस पर तो बहुत लंबी गुफ्तगू की ज़रूरत है। वो किसी के हक़ में नहीं है, ना मुसलमानों के हक़ में, ना हिंदुओं के हक़ में है, बल्कि वो एक वेस्टर्न वैल्यूज़ को यहाँ पे स्थापित करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन और बहुत सारी बातों के बारे में कही जा सकती है। तो हमारा कहना है कि मुसलमानों ने ये फ़ैसला किया है कि देखिए, हम, और यही वजह है कि देखिए, मुसलमान की पूरी ज़बान में, बयान में, पूरे इसमें कहीं को आपको कम कहीं नज़र नहीं आएगा। ये और बात है कि वो उन चीज़ों पर खड़े होते हैं, जैसे हिजाब के मामले पे खड़े हुए, या UCC के मामले में खड़े हुए। लेकिन UCC में सिर्फ मुसलमान नहीं है, सिख भी साथ में हैं, दलित भी साथ में हैं, आदिवासी भी साथ में हैं, जैनीज़ भी आपके ईसाई भी साथ में। मुझे ख़त्म करना है इंटरव्यू, बस आखिरी बात यही आपसे पूछना चाहती हूँ कि अब जो वोट डालने की चॉइस आएगी, तो अभी आपको क्या चॉइस नज़र आ रही है मुस्लिम समुदाय के सामने? मुस्लिम समुदाय के सामने चॉइस यही है कि फाशिज्म के मुकाबले में जो डेमोक्रेटिक पार्टियां हैं, जो डेमोक्रेसी की बात करती है, सेकुलरिज्म की बात करती है, उनको उन्हें सपोर्ट करना है। जी हाँ, ऑल ओवर इंडिया वो यही काम करेंगे। चाहे मोदी साहब पसमानदा की बुनियाद पर तोड़ने की कोशिश करें मुसलमानों को, या किसी और बुनियाद पर तोड़ने की कोशिश करें, इस तरह से, या इस तरह से वो मुसलमानों के दाव में आने वाले नहीं है। देखिए, बुनियादी तौर पे हम देखिए, मुसलमानों का ये इतिहास रहा है, ये मुल्क को आज़ाद कराने की बात हो, या इस पूरे मुल्क के अंदर मुसलमान कोई बाहर से आई हुई तबका नहीं है। खुद RSS के सरबराह मोहन भागवत साहब से, इससे पहले सुदर्शन साहब से बात हो रही थी, तो उन्होंने ये कहा था कि 99% मुसलमान यहीं के कन्वर्टेड हैं। तो जब आप ये मानते हैं, तो फिर आप मुसलमानों को एक अछूत बनाकर, टारगेट करके ये जो हरकत कर रहे हैं सिर्फ राजनीतिक फ़ायदों के लिए, तो ये बिल्कुल गलत बात है। तो मुसलमान बुनियादी तौर पर इंतखाब इलेक्शन में उन्हीं ताकतों को सपोर्ट करेगा जो इस यानी आप कह सकते हैं फासीवादी, और यानी आप कह सकते हैं कि साहब जो देश के हित में काम करने वाले लोग नहीं हैं, उनके मुखालिफत में जो भी खड़ा होगा उसके हित में खड़े होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका SQLS साहब हमसे बातचीत करने के लिए। तो फिलहाल दर्शकों को हम बताना चाहते हैं कि किस तरह से लगातार हम ये इंटरव्यू की अपनी सीरीज़ जारी रखेंगे लोकसभा चुनाव के मद्देनज़र। फिलहाल इस इंटरव्यू देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।